हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप एकदम बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं, लाजवाब हैं। मैम तो एकदम बढ़िया है, मज़े में। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो पेपर पेन आप लोग लेकर बैठ जाओ, जिससे कि आप लोग मुझे बाद में ये बता सके कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कितना स्कोर नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, जो क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आपको राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉट करेक्ट बतानी है, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी है एडवोकेट जनरल से रिलेटेड। जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है ना, महान्यायवादी होता है, ऐसे ही स्टेट्स में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है, जो स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। क्या होता है? स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। तो आपको उस राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी से संबंधित एक स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली क्या है कि वो स्टेट के अंदर किसी भी न्यायालय में बैठकर सुनवाई सुन सकता है, वो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, उसे वो पे किया जाता है जो गवर्नमेंट संसद निर्धारित करती है, वो सरकार निर्धारित करती है, उसके पास राज्य विधायिका में वोट मत देने का अधिकार होता है। साथ साथ मुझे आर्टिकल भी बता दो कि कौन से आर्टिकल के अंदर एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता आता है। तो एडवोकेट जनरल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 165। और अटॉर्नी जनरल भी बता दो जरा मैम को कि अटॉर्नी जनरल किसके अंदर आता है। तो अटॉर्नी जनरल आता है आर्टिकल 76 के अंदर, और एडवोकेट जनरल आता है 165 के अंदर। तो देखो, मैंने आपको अभी कहा कि यह हमारे स्टेट का पहला सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। क्यों कहते हैं इसे? ये एक तरीके से हमारी स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर होता है, वकील होता है। अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी केस हो जाता है, मुद्दा उठ जाता है, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट हमारा एडवोकेट जनरल ही करता है, महाधिवक्ता ही करता है। तो इसीलिए राज्य का इसे सर्वोच्च कानून अधिकारी कहते हैं। मतलब एक तरीके से ये हमारी राज्य सरकार का वकील है, लॉयर है। उसके पास ये अधिकार होता है कि वो स्टेट के किसी भी कोर्ट, ध्यान रखना, स्टेट के, राज्य के किसी भी कोर्ट में बैठकर किसी भी मामले की सुनवाई सुन सकता है। इंडिया के किसी भी कोर्ट में मामले की सुनवाई सुनने का अधिकार महान्यायवादी के पास होता है। उसे वो पेमेंट दी जाती है जो गवर्नमेंट निर्धारित करती है, सरकार निर्धारित करती है। और क्या इसके पास वोटिंग राइट होता है? तो बिल्कुल नहीं, इसके पास वोटिंग राइट मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो डी वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। आप लोगों से यही पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखो कि उसके पास राज्य विधायिका की कार्यवाही में बैठने का, बोलने का अधिकार होता है। वो हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, पर वो वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं वोट कर सकता? क्योंकि वो मेंबर नहीं होता है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वो वोट, मतदान नहीं कर सकता। अगर हम पूछेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो कोई भी एक ऐसा सदस्य जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, वो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? आप लोगों से पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रावधान हम लोगों ने जर्मनी से लिया हुआ है। जर्मनी के संविधान को ही हम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इमरजेंसी, आपातकालीन के समय मौलिक अधिकारों पर जो इफेक्ट पड़ता है वो कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, संविधान में जो अमेंडमेंट होता है वो, या प्रीएम्बल प्रस्तावना। बताइए कि हम लोगों ने जर्मनी से क्या अडॉप्ट किया है। जल्दी से बताइए। बाकी भी बता देना, बाकी चीजें हम लोगों ने कहाँ से ली है। देखो, हम लोगों ने अब फंडामेंटल राइट्स हमारे इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं।
ये वाला प्रोविजन, ये वाला प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। अगर पूछे कि खाली इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया है, अगर पूछा जाए कि इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया है, तो आपातकालीन प्रावधान हम लोगों ने लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन इमरजेंसी के टाइम आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ये वाला प्रोविजन हम लोगों ने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची अपन लोगों ने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से, जिस पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का तरीका कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से, आर्टिकल 368 के थ्रू। और प्रियम्बल कहाँ से? यूएसए से। ठीक है, सारे के सारे याद रहेंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आपको ईसीआई, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली कि इलेक्शन कमीशन एक 5 मेंबर बॉडी होती है, एक 5 सदस्य निकाय होता है। इलेक्शन कमीशन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होता है उन्हें देखता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, जल्दी से बताइए। और मैम को ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स भी बता देना, जल्दी बताइए। बताइए जल्दी से। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 324। कौन से आर्टिकल? 324। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो मल्टी मेंबर बॉडी जरूर होती है, बहु सदस्य निकाय होती है, पर वो 5 मेंबर बॉडी नहीं होती है। कौन कौन होता है उसमें? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो टोटल कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं? 3। कितने होते हैं टोटल? 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो 5 नहीं होते हैं। एक हेड होता है, बाकी 2 होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, उनके बीच का कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी इश्यू होता है तो वो सब कौन देखता है? हमारा वो सब कौन देखता है? हमारा इलेक्शन कमीशन देखता है, चुनाव आयोग। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट सही है, पहली वाली स्टेटमेंट है गलत, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा फीचर फेडरलिज्म का नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संघीय में देखने को नहीं मिलती है? कि हमारे देश के अंदर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। हमने सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया है। फिर जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। जो हमारी स्टेट्स हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स मतलब स्टेट्स जो हैं, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अलग अलग है। या डी कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, और इंडिया जो है एक समझौते का परिणाम है अलग अलग राज्यों के बीच जो हुआ है। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों की सही है? वो सॉरी क्या पूछिए? गलत पूछिए कि कौन सा फीचर नहीं है।
देखो, आपको पता है ना कि इंडिया क्या है, फेडरल है, लेकिन पूरे तरीके से फेडरल ना होकर क्वाजी फेडरल है, अर्ध संघीय है, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका अपने देश के अंदर होती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। हमने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, बिल्कुल 3 लिस्ट के फॉर्म में, 3 सूचियों के फॉर्म में, जो कौन से शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची में है। हमारी फेडरेटिंग यूनिट्स को अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर दी हुई है, जनसंख्या के आधार पर। और राज्यसभा में सीटों का अलोकेशन कौन सी अनुसूची के तहत होता है, 4थी अनुसूची के तहत। क्या हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता किया है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो वर्ड यूज़ किया है आर्टिकल 1 में, वो कौन सा वर्ड यूज़ किया है, यूनियन, कि हम राज्यों का एक संघ है। हमारे देश के बीच किसी भी राज्य के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, ना किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार है। तो इसीलिए डी वाली स्टेटमेंट इंडिया पर अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि अगर हमारे देश की नागरिकता लेनी हो तो हमारे देश की नागरिकता को एक्वायर करने के लिए, अधिग्रहित करने के आधार कौन बता सकता है? पार्लियामेंट, संसद, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधायिका दोनों, या इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से फटाफट मैम को सही आंसर दे दीजिए और साथ साथ आर्टिकल भी बता दीजिएगा कि कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है। देखो, हमारे देश की सिटीजनशिप, नागरिकता के प्रावधान कौन से भाग में दिए हुए हैं? भाग 2 में, और जिसमें हम आर्टिकल्स डील करते हैं कौन कौन से? 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर 11 तक। हमारे पार्लियामेंट, संसद के ही पास ये पावर होती है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है, और ये बात कौन से अनुच्छेद में दी हुई है? अनुच्छेद 11 में दी हुई है, आर्टिकल 11 में दी हुई है। और इसी के तहत हमारे संसद ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, नागरिकता अधिनियम बनाया था, जिसके तहत 5 ऐसे आधार बताए थे जिससे हमारे देश की सिटीजनशिप, नागरिकता को एक्सेप्ट किया जा सकता है। बाय बर्थ, जन्म के आधार पर, बाय हेरिडेटरी, वंश के आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराकर, या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समाविष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही। कि एक प्राइवेट बिल, एक गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो एक एमपी लाता है, जो इलेक्टेड, निर्वाचित ना हो, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया हो। एक गैर सरकारी विधेयक एमपी द्वारा लाया जाता है और एक सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा लाया जाता है। बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? बताइए, ध्यान से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट को, फिर आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। देखो, यहाँ देखो, जब हम बिल की बात करते हैं, विधेयक की बात करते हैं, तो अगर हमारी सरकार को कानून बनाना हो तो उस कानून बनाने का जो प्रस्ताव इंट्रोड्यूस होता है वो बिल, विधेयक के रूप में आता है। इस बिल को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक पब्लिक बिल, सरकारी विधेयक, और एक प्राइवेट बिल, गैर सरकारी विधेयक। अगर किसी भी बिल को कोई मंत्री लेकर आता है, क्या कहा मैम ने कि अगर किसी भी बिल को कोई मंत्री लेकर आता है, मिनिस्टर लेकर आता है, तो ऐसे बिल को हम पब्लिक बिल कहते हैं। अगर किसी बिल को कोई एमपी लेकर आता है, संसद का सदस्य लेकर आता है, तो ऐसे बिल को हम प्राइवेट बिल कहते हैं। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही चली कि एक प्राइवेट बिल ऐसा बिल होता है जो संसद लेकर आता है, लेकिन वहाँ ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि वो नामित लाएगा तो ही उसे प्राइवेट बिल कहेंगे। ना भाई ना, चाहे वो इलेक्टेड हो, निर्वाचित हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, कोई भी एमपी अगर किसी बिल को लाता है तो उस बिल को हम प्राइवेट बिल ही कहते हैं। तो इसलिए पहले वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। एक प्राइवेट मेंबर बिल
एमपी द्वारा लाया जाता है, बिल्कुल सही बात। एक सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा लाया जाता है, बिल्कुल सही। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी पर चले गए। अगर यहाँ पूछा जाता कि बताओ कौन सी गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर ए होता, पर सही स्टेटमेंट पूछी है इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में बदलाव किया गया है? मुझे ये भी बता देना कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है। मौलिक अधिकारों में बदलाव किया है हम लोगों ने, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या टेम्पररी प्रोविजंस में, अस्थायी प्रावधान में? बताइए। देखो 103rd अमेंडमेंट एक्ट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट हमारा किससे रिलेटेड है? तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट हमारा किससे रिलेटेड है? जो 10% रिजर्वेशन देता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, उसी को 103rd अमेंडमेंट कहते हैं, 103 संशोधन। तो इसने क्या दिया? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया। और जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो दो आर्टिकल्स में बदलाव हो गया सीधा सीधा, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में, 15 में और 16 में। क्यों? क्योंकि 15 रिजर्वेशन देता है एजुकेशन में, शिक्षा में, और 16 रिजर्वेशन देता है जॉब्स में, नौकरियों में। तो इन दोनों में बदलाव किया, और ये दोनों किसका हिस्सा है? फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का। किसका हिस्सा है? फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो, संशोधन करना हो, तो हम अमेंडमेंट को कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा या राज्य की विधानसभा? ओनली 1, 1 और 2, 1 और 3, या 1, 2 और 3? देखो, अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जाता है? आर्टिकल 368। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो संविधान में संशोधन करने की पावर होती है हमारे पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। दैट मीन्स कि वो अमेंडमेंट किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। देखो, कुछ संविधान संशोधन विधेयक आधे से ज्यादा राज्य विधायिका से पारित होते हैं अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल प्रोविजन, संघीय प्रावधान बदलना चाहता हो, लेकिन वो तब जाएंगे जब पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाएंगे। इंट्रोड्यूस तो वो सिर्फ संसद में हो सकते हैं, राज्य की विधानसभा में नहीं हो सकते। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हो गया गलत। तो केवल 1 में या 2 में? तो 1 और 2 कहाँ दिए हुए हैं? बी वाले ऑप्शन में। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल हमारे लोगों को अधिकार देता है स्ट्राइक करने का अधिकार, मौलिक अधिकार देता हो? 15, 21, 19 या इनमें से कोई भी नहीं? कौन से आर्टिकल के तहत हड़ताल करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता है? बताइए। हड़ताल करने का अधिकार, मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? क्या हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार होता है? तो बिल्कुल नहीं, हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार होता ही नहीं है, क्योंकि जो भारत बंद वगैरह डिक्लेयर किए जाते हैं वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, गैर संवैधानिक होते हैं। तो किसी भी आर्टिकल नहीं। 15 क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव रोकता है। 21 राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 19 आपको 6 फ्रीडम जरूर देता है।
आपके पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि आप देश में कहीं पर भी पीसफुली शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हो, बट आपके पास आर्म्स हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको हड़ताल करने का अधिकार, मौलिक अधिकार दे देगा। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वो मौलिक अधिकार होता ही नहीं है। आपको बताना है अब कौन से अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ऑफ ट्रेड, जो व्यापार में विवेकाधिकार था, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चाइना के साथ खो दी गई थी। किसके साथ? चाइना के साथ भी ट्रेड मोनोपोली खो दी थी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखो, अगर आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली खत्म की गई थी वो 1813 वाले एक्ट के थ्रू की गई थी, लेकिन उसने दो में छोड़ दिया था। किस में छोड़ दिया था? टी में और चाइना के साथ ट्रेड करने का। इन दो में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली छोड़ दी गई थी। 1813 वाले ने ये तो कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विवेकाधिकार को खत्म करते हैं, पर दो में छोड़ दिया, एक चाय में व्यापार करना और चाइना के साथ व्यापार करना। तो पूरे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली खत्म कर दी गई कि चाय में और चाइना के साथ व्यापार करने में भी नहीं रहेगी अब, तो वो खत्म करी थी 1833 ने। किसने? 33 ने। पूछे पहली बार कौन से अधिनियम के तहत कोशिश की गई थी, तो तब आपका आंसर 1813 वाला हो जाता। नेक्स्ट, क्या पूछा है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य परिषदों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। पार्लियामेंट कैन एबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पासेस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। हमारा संसद राज्य की विधान परिषद को खत्म कर सकता है अगर राज्य का विधानसभा रेजोल्यूशन, प्रस्ताव पारित कर दे उसे खत्म करने का, और ऐसे रेजोल्यूशन को संसद से स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है सही, बताइए जल्दी से। देखो जरा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को गठन और खत्म करने की जो शक्ति होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है। तो स्टेट चाहे तो राज्य की विधान परिषद को गठन भी करा सकती है और खत्म भी करा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर राज्य की विधानसभा उसका प्रस्ताव पारित कर दे कि हमें अपनी विधान परिषद खत्म करानी है, तो संसद उसे खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा विधान परिषद का गठन या खत्म कराना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, संशोधन नहीं माना जाता। दैट मीन जब वो संशोधन नहीं माना जाता तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से पारित नहीं होगा। वो स्पेशल मेजॉरिटी की जगह कौन सी मेजॉरिटी से पास किया जाएगा? सिंपल मेजॉरिटी से। कौन सी मेजॉरिटी से? सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। तो कौन से वाली स्टेटमेंट है सही? तो सिर्फ पहले वाली स्टेटमेंट है सही, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सेकंड वाली स्टेटमेंट है गलत। वो उसका गठन या खत्म करने की शक्ति संसद के पास होती है, पर वो पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है और स्टेट की विधानसभा में स्पेशल से होता है। स्टेट की विधानसभा में कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है? स्पेशल मेजॉरिटी से। और पार्लियामेंट में कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है? तो सिंपल, क्योंकि संविधान में अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर
किसी भी स्टेट को बाइफरकेट करना हो, मतलब डिवाइड करना हो, और ऐसा बिल राज्य की विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया है, तो उस बिल से संबंधित फिर क्या किया जाएगा? हमारा पार्लियामेंट फिर उस बिल के साथ प्रोसीड कर सकता है, वो बिल खत्म हो जाएगा, या स्टेट का गवर्नर उस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस कर देगा, या फिर गवर्नर अध्यादेश जारी कर स्टेट को बाइफरकेट कर देगा। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखो, किसी भी स्टेट को बाइफरकेट करने की जो पावर होती है वो हमारे पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है, राइट। कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है हमारे पार्लियामेंट के पास, संसद के पास? तो आर्टिकल 3 के तहत। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट, संसद के पास पावर होती है। तो वो बिल संसद में आता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, और राष्ट्रपति उन अफेक्टेड स्टेट से एडवाइस लेता है, सलाह लेता है। लेकिन जो वो ली गई सलाह होती है वो एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होती है। कैसी होती है वो? एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होती है। मतलब अगर स्टेट्स उसे रिजेक्ट भी कर दें तो भी उस बिल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और पार्लियामेंट उस बिल से प्रोसीड कर सकता है। नेक्स्ट क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये डिफाइन करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा क्या होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ है इन डिटेल कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लॉ कमीशन हमारा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की हेल्प से डिफाइन करता है। ना ही तो सुप्रीम कोर्ट ना ही संसद ने डिफाइन किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का क्या। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? बताइए जरा कौन सी स्टेटमेंट सही है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्लियरली बताता है कि क्या बेसिक फीचर क्या होगा? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बेसिक फीचर का कोई जिक्र ही नहीं किया था। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? हमारे संविधान का वो भाग जिसमें हम कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन नहीं कर सकते, उसी को बेसिक फीचर्स कहते हैं, मूल विशेषताएं कहते हैं। और ये बात कौन से केस में डिक्लेयर की गई थी? केशवानंदा भारती केस में। कौन से केस में? केशवानंदा भारती केस 1973 में। क्या हमारा लॉ कमीशन डिटरमाइन करेगा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंप्लीटली डिफाइन किया? नहीं। जैसे जैसे केस होते रहते हैं वैसे वैसे वो बेसिक फीचर डिसाइड होते रहते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट ने इतनी जजमेंट दी थी कि हम बेसिक फीचर्स में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेंटर और स्टेट के बीच, केंद्र या राज्यों के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जुरिस्डिक्शन, कौन सा क्षेत्र अधिकार कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, संवैधानिक क्षेत्र अधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहकार क्षेत्र अधिकार, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्र अधिकार। देखो, सेंटर और स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कौन सा कोर्ट देखता है? अपना सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसके पास 4 जुरिस्डिक्शन होते हैं, 4 क्षेत्र अधिकार होते हैं। और केंद्र या राज्यों के बीच अगर कोई भी विवाद होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, और इसी को हम इसका मूल क्षेत्र अधिकार भी कहते हैं। और हम अपने सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, संघीय न्यायालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र या राज्य सरकार के बीच कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ऐसा मामला डायरेक्टली हमारे
सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और वो मामला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, बाकी कोई और नहीं सुन सकता। एडवाइजरी क्या होता है? जब हमारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। अपील क्या होता है? जब हमारा सुप्रीम कोर्ट अपील्स के थ्रू केस सुनता है। जो लोअर कोर्ट के फैसले से आप अगर संतुष्ट नहीं है तो अपील कर कर हायर कोर्ट्स तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से एक्ट के हेल्प से पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी? कौन से एक्ट के हेल्प से पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग को स्टैब्लिश किया गया था? बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बताइए जल्दी से। देखो कौन से एक्ट ने कहा था? पहले 1919 एक्ट ने ही कहा था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए, तभी 1926 में जाके स्टैब्लिशमेंट हुई थी। 1935 एक्ट की हेल्प से 3 पब्लिक सर्विस कमीशन बने थे। कौन कौन से? एक सेंटर पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रांतीय लोक सेवा आयोग और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन संयुक्त लोक सेवा आयोग। लेकिन पहली बार गठन करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने की थी, 1919 अधिनियम ने। कौन से पार्ट के अंदर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार इंक्लूडेड है? भाग 3, 10, 12 या फिर 14? बताइए कौन से भाग के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है? राइट टू प्रॉपर्टी ओरिजिनल, अगर यहाँ वर्ड होता कि मूल संविधान में कौन से भाग में था, तो मूल संविधान में कौन से भाग में था? तीसरे भाग में था, मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में था। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी देता था उसे वहां से डिलीट कर एक नए आर्टिकल में ऐड कर दिया, आर्टिकल 300A, जो कौन से भाग में गया? 12वें भाग में, और उसे लीगल राइट विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया। कौन से अधिकार में? लीगल राइट में, विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अगर यहाँ वर्ड यूज होता ओरिजिनली तब आपका आंसर होता 3rd, लेकिन ओरिजिनली वर्ड यूज नहीं हुआ तो इसीलिए आपका आंसर होगा सी, मतलब भाग 12 में। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी, भाग 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी फेडरेशन स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो भारत शासन अधिनियम से फेडरेशन संघ की स्थापना की गई थी, उसमें हमने रेजिडरी पावर्स आवश्यक शक्तियां किसको दी थी? फेडरल लेजिस्लेचर, संघ के विधानमंडल को, वाइसरॉय को, प्रांतीय विधानमंडल को या फिर प्रांतीय राज्यपाल को? किसके पास रेजिडरी पावर्स दी गई थी? आवश्यक शक्तियां आज भी पता है ना, कोई भी ऐसी चीज जो तीनों ही लिस्ट में उपस्थित नहीं होती है, आज के टाइम की बात करूं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, कोई भी ऐसा विषय जो तीनों सूचियों में उपस्थित नहीं होता, उस पर कानून बनाने की शक्ति को हम रेजिडरी पावर्स कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और आज के टाइम में वो अवशिष्ट शक्तियां हमारी पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास है, संसद के पास है। लेकिन 1935 में वही आवश्यक शक्तियां वाइसरॉय को दी गई थी। किसे दी गई थी? वाइसरॉय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस मामले में हमारी राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा पावर्स यूज करती है? जब धन विधेयक के मामले में, गैर धन विधेयक के मामले में, नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना हो या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो, संविधान में संशोधन करना हो। बताइए किस मामले में हमारी राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा पावर्स होती हैं?
देखो, हमारी राज्यसभा के पास दो मामले में लोकसभा से ज्यादा पावर होती है। एक तो वो कि ये हमारे संसद को शक्ति दे सकती है कि वो राज्य सूची के विषय में कानून बनाए, और एक ये कि वो संसद को शक्ति दे सकती है कि वो हमारे देश के अंदर एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करे। तो सी इज द राइट आंसर। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 312 के तहत हमारी राज्यसभा संसद को ये शक्ति दे सकती है कि संसद हमारे देश के अंदर नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करे। क्या होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज, जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन होती हैं, उन्हीं को हम ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। अभी 3 है, कौन कौन सी? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवाएं, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, भारतीय वन सेवाएं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। चारों ऑप्शन में देख के पूछते हैं, बताओ कौन सी नहीं है। मनी बिल धन विधेयक के केस में तो कौन अपर हैंड में होता है? लोकसभा। नॉन मनी बिल के केस में दोनों को पास सेम पावर होती है, लोकसभा, राज्यसभा। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो आर्टिकल 368, और दोनों के पास सेम पावर होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसीलिए आंसर आपका सी था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना 312। बताना है आपको कि कौन सा नेशन हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 में इंक्लूड नहीं किया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। आपको पता है ना ये क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसके तहत हमने कहा था कि अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट 6 धर्मों से बिलोंग करता है, कौन कौन से? हिंदू, क्रिश्चियन, पारसीस, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। इन 6 धर्मों से बिलोंग करता है और 3 देशों से आया हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया हो, तो हम उसे बाय नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से अपने देश की सिटीजनशिप दे देंगे, अपने देश की नागरिकता दे देंगे, अगर वो 2014 से पहले भारत में आ चुका है। तो जो आपको 11 साल वाला क्लॉज था कि आप 14 सालों में से 11 साल भारत में रहे हों, तब तो वो 11 साल को घटाकर इन लोगों के लिए कितना कर दिया गया? 5 इयर्स, 5 साल। तो किसे इंक्लूड नहीं किया गया है? श्रीलंका को। तो बस इन्हीं 6 धर्मों के लोग और इन 3 देशों से आए हुए लोगों के लिए ही है ये 5 साल घटाया है। बाकी किसी और दूसरे देश से आया है और प्राकृतिक रूप से हमारे देश की नागरिकता चाहता है, तो उन्हें वो 11 साल का ही प्रूफ दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ अभी तक सिटीजनशिप, उसमें वो 2019 में ही हुआ था। आपको बताना है इनमें से कौन सी रिट इशू की जाती है हायर कोर्ट के थ्रू लोअर कोर्ट को, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को, अगर उनकी जजमेंट को क्वैश करना हो, निर्णय को रद्द करना हो। तो हैबियस कॉर्पस, हिंदी में मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यू वारंटो, अधिकार वृक्षा, सर्ट्यूररी, उत्प्रेषण, मैंडेमस, परम आदेश। बताइए कौन से रिट इशू की जाती है हायर कोर्ट के थ्रू लोअर कोर्ट को? आपको पता है ना कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट रिट इशू करता है आर्टिकल 226 के तहत। हाई कोर्ट की रिट पावर सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, विधिक अधिकार, दोनों के मामले में रिट जारी कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट की रिट पावर ज़्यादा होती है। और कितने तरीके की रिट इशू की जा सकती है? तो 5 तरीके की।
तो अगर कोई भी निम्न न्यायालय अपनी पावर से बाहर जाकर किसी फैसले को सुना देता है तो फिर उस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। और कौन सी रिट की तरह? सर्ट्यूररी उत्प्रेषण। कौन सी रिट? सर्ट्यूररी उत्प्रेषण। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण कब यूज होती है? जब किसी को इलीगली डिटेन कर ले, गैर तरीके से बंदी बना ले, तो उस बंदी बनाए गए इंसान को हमारे सामने पेश करो, प्रस्तुत करो, तब हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है। क्यू वारंटो अधिकार वृक्षा पूछा जाता है कि आप जिस भी पद पर बैठे हो, आप उस पद की लीगैलिटी, वैधता दो कि आप इस पद पर क्यों बैठे हो, हमें प्रूव करो। और मैंडेमस, जब सरकारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आप जिस भी पद पर बैठे हो उस पद के कर्तव्यों को पूरा करो। समझ आए आप लोगों को क्वेश्चंस? जल्दी से मुझे बताओ कि आज आप लोगों का स्कोर क्या रहा, कितना आप लोगों ने स्कोर किया, किसने फुल स्कोर किया है? जल्दी से बताइए। आज ये बहुत अच्छे क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कुछ तो बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन से। तो आज अगर आपने फुल स्कोर किया तो बहुत बढ़िया, किसी का एक दो गलत है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते हैं। यहाँ से सीख लो, बस एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, वो एक्सप्लेनेशन बहुत काम की होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन एक्सप्लेनेशन में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है वो भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कहीं और कुछ क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर कर सके। तो आई होप आप लोगों को अब इन क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से वो मिस भी नहीं होगा और आप लोगों से वो गलत भी नहीं होगा और आप बढ़िया तरीके से कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर। जय एग्जाम्पल कर विजय एग्जाम्पल।